हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल बिंज केमिस्ट्री में। आज से हम लोग 100 एमसीक्यू का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टर्म 1 के सिलेबस के लिए क्लास 12 का। ठीक है, तो आज हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ये आप लोग को जो एग्ज़ाम में है टर्म 1 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बोल रहा है कि इसमें से हमें 4 पॉइंट दे दिया गया है, इसमें से बोल रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ट्रू सॉलिड। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ट्रू सॉलिड है? ट्रू सॉलिड मतलब होता है कि जैसे आप लोग एक डायमंड ले लीजिए, एक प्लास्टिक का चेयर ले लीजिए, तो दोनों में से ट्रू सॉलिड कौन होगा? डायमंड होगा ऑफकोर्स। तो वही होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो ट्रू सॉलिड है। तो हम लोग का दूसरा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है? तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब आप लोग समझ जाइए कि 1 मोल अगर कोई सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको अगर हम लोग मेल्ट करते हैं तो हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा उसी को हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट होता है हीट ऑफ फ्यूजन। और तीसरा पॉइंट है आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर मतलब होता है कि डिफरेंट अगर हम डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड का जाएंगे के मॉलिक्यूल में जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन का जो होगा प्रॉपर्टी वो क्या होगा, सेम ही होगा। और चौथा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है? तो इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर नहीं होता है, वो क्या होता है, एनिसोट्रोपिक इन नेचर होता है। उसका जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग का प्रॉपर्टी जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो डिफरेंट होता है, ना कि सेम होता है। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेशन इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेज, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है किसका, मेटल क्रिस्टलाइजेशन का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मेटल क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो मेटल क्रिस्टलाइजेशन मतलब आपको हो गया जैसे कोई मेटल है समझे, वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, उसको हम लोग ठंडा करिए क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में बदल देते हैं, वो सॉलिड हो जाता है, तो इसी को कहते हैं मेटल क्रिस्टल। तो बोल रहा है कि एक मेटल क्रिस्टल है, वो उसका HCP स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोगों को क्या निकालना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है क्या है, कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि अगर कोई एक एटम जो है वो कितने एटम से वो टच कर रहा है, ठीक है, तो उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, आप लोग को फिगर दिखा देता हूँ मैं HCP में कैसे मेटल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ ये एक स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज का। ठीक है, कैसे है HCP में एटम का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग का कितना एटम है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ए बी करके है ना स्ट्रक्चर का। तो यहाँ देख लीजिए पहले हम लोग का 6 एटम था, उसके बाद 3, उसके बाद 6, फिर 3, फिर 6, फिर 3, 6। ठीक है, तो उस तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग का ये अरेंजमेंट है। ये सेकेंड लेयर में देख लीजिए कितना आइटम हम लोग का, 3 आइटम है। उसके बाद कितना आइटम है हम लोग का, यहाँ पे 6 आइटम है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 3 आइटम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ये एटम है, ये सेंट्रल एटम है ना, ये इसका जो है ये यहाँ यहाँ जो पॉइंट दिए यहाँ वो एटम है, वो किससे कनेक्ट होगा, वो 6 से तो अपने अगल बगल से कनेक्ट है ना। उसके बाद वो किससे टच होगा, वो ये 3 से टच होगा, सेकेंड लेयर का 3 जो है इससे टच होगा। उसके बाद ये ऊपर वाला 3 से टच होगा, जो इसके ऊपर जो 3 आइटम होगा, तो कितना हो जाएगा 6, जो ये आपस टच है, 3 नीचे से टच है, 3 ऊपर से टच है, तो कितना हो गया 6, 3 + 3 12 हो गया। मतलब ये जो एटम है हम लोग का वो किससे कितना से टच कर रहा है, वो 12 एटम से टच कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो 12 होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में आते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया देख लेते हैं, A8 B4 C12 D6। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, C नंबर। ठीक है, ताकि हम लोग को निकाले थे ना कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकेजिंग में हम लोग कितना आता है, 12 एटम जो होता है वो टच करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोग का देख लेते हैं। इन सॉलिड लैटिस कैटायन हैज लेफ्ट अ साइट
इज लोकेटेड एट एन इंटरस्टेशियल पोजिशन, द डिफेक्ट लेटिस डिफेक्ट इज। तो बोल रहा है कि सॉलिड लेटिस में कैटायन जो है अपना साइड अपना जगह को छोड़ के इंटरस्टेशियल पोजीशन पे जब चले जाता है तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या है, एक है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है, और बी नंबर है स्कॉटकी डिफेक्ट, सी नंबर फ्रैंकल डिफेक्ट, और डी नंबर वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसमें से कौन सा डिफेक्ट होगा, किसमें जो होता है कैटायन जो होता है अपना साइड को छोड़ के इंटरस्टेशियल पोजीशन में चले जाता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक मैं आप लोग को फिगर दिखा देता हूँ, उसमें पता चल जाएगा आप लोग को कौन सा डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वो फिगर। तो यहाँ देख लीजिए, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या लिखा हुआ, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड के द्वारा दिखाया जाता है। आयनिक सॉलिड समझते हैं, जिसपे प्लस माइनस होता है। द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन, इसमें क्या होता है, जो कैटायन होता है वो क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है अपने नॉर्मल साइड से एक इंटरस्टेशियल साइड पे, ठीक है। तो किस में होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कैटायन होता है, यूजुअली जो कैटायन होता है वो क्या करता है, अपना जो है साइड को छोड़ के इंटरस्टेशियल साइड पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही डिफेक्ट होता है। तो वहाँ हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फिर से हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो इसमें से हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो बोल रहा है कि हम लोग को कितने तरह का जो है हम लोग का लेटिस का अरेंजमेंट हो जाता है क्रिस्टल में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में। तो हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ, A14, B9, C6, D10, ठीक है। तो आप लोग चीज़ के बारे में पढ़े होंगे, ब्रेविस लेटिस, समझ गए। उसमें आप लोग को बताया गया था कि जो होता है 14 तरह के जो होते हैं हम लोग का क्रिस्टल लेटिस का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, 14, ठीक है। किससे पता किए, ब्रेविस लेटिस से। तो आप लोग देख लीजिएगा NCERT में वो टर्म दिया हुआ है ब्रेविस लेटिस, ठीक है। तो क्या होता है, 14 तरह का अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं अब। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग का फ्री स्पेस खाली जगह कितना % होता है, ठीक है। तो हम लोग का जानते हैं कि जो पैकेज इफिशिएंसी जो होता है BCC में वो कितना होता है, 68%, ठीक है। तो 68% मतलब भरा हुआ BCC में, तो खाली कितना होगा, तो 100 में 68% हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 32%। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 32%, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को बताना है रेशियो क्या होगा रेडियस ऑफ स्फीयर का और रेडियस ऑफ वॉइड का इन टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बोल रहा है 0.115 आर, बी ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 0.225 आर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 0.335 आर, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 0.445 आर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ फिगर्स है मैंने डाल दिया है इसमें, तो आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोग को आसानी होगा निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में हम लोग को दिया गया यहाँ नीचे देख लीजिए एकदम कि R/R इक्वल टू 0.225, जिसमें R हम लोग का क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड है, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए नीचे में जो है R, यहाँ नीचे में जो है यहाँ पे वो छोटी जो आर है, स्मॉल आर, वो क्या शो करता है हम लोग को, रेडियस ऑफ वॉइड को शो करता है, और कैपिटल आर हम लोग को रेडियस ऑफ स्फीयर को शो करता है। तो R/R कितना हो गया, 0.225 है, ठीक है। तो हम लोग का जो रेशियो है रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर का वो कितना है, 0.225 है, ठीक है। तो हम लोग अगर रेडियस ऑफ वॉइड निकालना होगा तो क्या करेंगे, 0.225 इंटू कैपिटल आर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग अब दोबारा ऑप्शन में चल जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन में आ गए। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ को क्या हो जाएगा मेरा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर कितना था, 0.225 था, ठीक है। तो स्मॉल हम लोग को निकालना क्या है, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा तब, 0.225 कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें हम लोग का एक्स और वाई एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्रिस्टलाइज करके, मतलब उसको हम लोग पहले वो मोल्टेन फॉर्म में था, उसको हम लोग ठंडा करके एक क्रिस्टल के रूप में बदल के एक क्यूबिक का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या है, इन विच द एक्स एटम आर एट द कॉर्नर। इसमें क्या हम लोग का एक्स एटम क्या है उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे है, ठीक है, एंड वाई एटम्स एट द फेस सेंटर, और हम लोग का वाई एटम्स क्या है फेस सेंटर में है। तो हम लोग को पूछा गया है द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो हम लोग को बोल रहा है कि उस जो फार्मूला होगा उस कंपाउंड का क्या होगा, जहाँ जिसका एक्स एटम हम लोग का क्या था कॉर्नर पे था और वाई एटम क्या था फेस सेंटर पे था। तो उस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन है X1Y3, ठीक है, और फार्मूला बी नंबर ऑप्शन है X3Y1, सी ऑप्शन है X1Y1 और डी ऑप्शन है X1Y2, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर है इसमें देख लीजिए, यहाँ एक्स एटम जो है वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का कॉर्नर पे है, ठीक है, जो एक्स एटम है हम लोग का कॉर्नर पे है, ठीक है, और वाई एटम क्या है हम लोग का फेस सेंटर पे है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका जो होता है 1/8 पार्ट ही जो होता है वो क्यूबिक लेटिस में होता है, ठीक है। तो हम लोग का 8 एटम होता है कॉर्नर पे, ठीक है, 8 कॉर्नर होता है ना क्यूबिक का, तो 8 एटम वहाँ हो गया, तो 8 इंटू 1/8 पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 1। फिर हम लोग का वाई एटम कितना है फेस पे है, तो वाई एटम का क्या हो गया 6 फेस होता है क्यूब का, तो क्यूब में जो होता है जो फेस पे होता है जो एटम वो क्या होता है हाफ ही शेयर करता है, तो वो क्या हो गया 6 इंटू 1/2, तो वो क्या हो गया 3 एटम। तो हम लोग का इस तरह से फार्मूला क्या होगा इस क्यूबिक लेटिस का एक्स और वाई का, तो हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, हम लोग का एक्स का कितना एटम है 1 एटम है और वाई का कितना एटम हुआ 3 एटम, तो इसका फार्मूला क्या होगा XY3, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया आंसर। तो हम लोग अब टिक कर देते हैं हम लोग ऑप्शन में जाके, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, तो हम लोग का ये XY3 ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हम लोग को बताना है फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का जो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हम लोग का ए नंबर ऑप्शन है A³ Na अपॉन ZM, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है A³ M अपॉन ZNA, ठीक है, और Na ऑप्शन नंबर सी है Na M अपॉन ZA³, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है ZM A³ अपॉन Na, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग को आप लोग को बता देता हूँ कि, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग कि यहाँ दिया हुआ है कि डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पेस्ट करके रखा है एक फ़ोटो को कट करके। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग का डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी हम लोग का है क्या दिया हुआ ZM अपॉन A³ Na, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है यूनिट सेल का ZM अपॉन A³ Na। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है इसमें से जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से कौन सा हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड है जिसको हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन ए है डायमंड, बी है ग्रेफाइट, सी है ग्लास और डी है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें चारों में से कौन सा हम लोग का जो होगा एमॉर्फस सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, तो उसमें से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का इसमें सही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ एग्जाम्पल एक कुछ आ जाते हैं, एग्जाम्पल जो दिया हुआ तो इसमें हम लोग को बताया गया कि अमरफस सॉलिड जो है वो क्या है यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग को यूज आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का कौन कौन सा होता है देख लीजिए। तो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ क्या मेटल मटेरियल में एक ग्लास है, एक रबर है, एक प्लास्टिक है, ठीक है। तो हम लोग का ग्लास क्या होता है एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो हम लोग ऑप्शन में भी ग्लास था, तो हम लोग का क्या होगा ऑप्शन वहाँ पे ग्लास सही होगा। तो हम लोग ग्लास वाले ऑप्शन को टिक करते हैं जाके, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो यहाँ जो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या सही, ठीक है।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन द टर्म्स ऑफ रेडियस द स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर रिस्पेक्टिव। हम लोग क्या बताना, हम लोग एज लेंथ लिखना है किसका, एफसीसी का, बीसीसी का और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन भी दे दिया है कि ऑप्शन क्या है 2√2 आ रहा है पहला ऑप्शन, और उसमें क्या है 4/3√2 आर है और 2 आर है, ठीक है। क्या एफसीसी का जो है एज लेंथ 2√2 आर होता है, बीसीसी का 4/3√2 आर होता है और क्यूबिक यूनिट सेल का 2 आर होता है, ठीक है। उसी तरह बी ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है 4/√3 आर और 2√2 आर और 2 आर। सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 आर 2√2 आर और 4/√3 आर, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया हुआ 2 आर 4√3 आर और 2 आर, ठीक है। तो हम लोग का किस में लिखना है, पहले एफसीसी का लिखना है, फिर बीसीसी का लिखना है, उसके बाद फिर क्या लिखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का लिखना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एफसीसी का, बीसीसी का और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या क्या एज लेंथ होता है, ठीक है। तो हम लोग का देखिए यहाँ एफसीसी का एज लेंथ निकाला गया है, ठीक है। यहाँ एफसीसी का एज लेंथ कितना है 2√2 आ रहा है, ठीक है। और बीसीसी का कितना है हम लोग का 4/√3 आ रहा है और सिंपल क्यूबिक का है क्या A है 2R। तो हम लोग का क्या होगा ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 2√2R 4/3R√3R और 2R जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन जाके मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग का क्या था, पहला 2√2R था, सेकेंड में क्या था 4/√3R था और थर्ड में क्या था √2R। तो हम लोग का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में टिक मार देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने आज 10 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आप लोग को ये 10 क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को आगे भी ये पार्ट 1 था, ये आगे के भी इस वीडियो का पार्ट आएगा, ठीक है। जिससे आप लोग का जो टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।